नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अल्हड़ बहू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में कैसे एक माँ अपनी बेटी को सही सलाह देकर उसका घर टूटने से बचा लेती है, इसे हम देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समझाइश। माँ, मैं अपनी सास के साथ एक घर में नहीं रहूंगी। परेशान हो गई हूँ मैं इस बुढ़िया से। तंग करके रख दिया है। 5 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती है वो मुझे। पूरे दिन घर में कोई ना कोई काम बताती रहती है। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि अब मैं किसी भी कीमत पर उनसे अलग होकर ही रहूंगी। अरे रश्मि, कैसी बात कर रही बेटी? एक ही तो तुम बहू हो, वो भी सास को अलग कर दोगी? वो बेचारे कहाँ जाएंगे अकेले? अकेले नहीं है माँ, वो खुद ही 3-4 के बराबर हैं। आप उनको बेचारी मत समझो, बहुत तेज हैं। 10-10 रोटी तो दोनों पति पत्नी मिलकर सुबह शाम खाते हैं। मैं बस इन लोगों का खाना ही बनाते बनाते पागल हो जाऊंगी। मेरे बस की बात नहीं है इनकी जी हजूरी करते रहना। बेटी की यह सारी बातें सुनकर उमा जी तो परेशान हो गई। अभी अभी उसकी शादी हुई थी और वो इस तरह से अपने ससुराल की निंदा करने लगी थी। बेटी की बुद्धि पर उन्हें तरस भी आ रहा था। कितनी छोटी सोच हो गई है मेरी बेटी की। सास ससुर की रोटियां गिन रही है। रश्मि की बात उमा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उमा जी एक शरीफ और सभ्य महिला थी और परिवार की कीमत उन्हें समझ में आती थी। परिवार को लेकर चल रही थी। ऊपर से रश्मि अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी। अगर वो भी सास ससुर से अलग होकर रहने लगेगी तो दुनिया और समाज ताने तो रश्मि को ही मारेंगे और उमा जी की परवरिश पर भी उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे। ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने रश्मि को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन रश्मि थी कि बिल्कुल ही अपनी बात पर अड़ी हुई थी। आए दिन वो फोन पर अपनी सास रुक्मिणी जी की कोई ना कोई शिकायत ही करती रहती थी। बेटी के मुंह से लगातार रुक्मिणी जी के लिए गलत बातें सुनकर उमा जी परेशान हो गई। कुछ सोचते हुए उन्होंने बेटी को बताए बिना ही उसकी बिना जानकारी में रुक्मिणी जी को फोन लगाया और उनसे बोली, बहन जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस समय मेरी बेटी बहक गई है। उसे दुनियादारी नहीं समझ में आ रही है। कुछ बचपना भी है, समझ लीजिए। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने कुछ सोचा है। कहते हुए उन्होंने रुक्मिणी जी को बताया, रश्मि आपसे अलग होना चाहती है, अपनी अलग रसोई बनाना चाहती है। समधिन की बात सुनकर रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। रश्मि तो उनकी इकलौती बहू है। रुक्मिणी जी के बस में जितना हो सकता था वो काम वो खुद कर ही लेती हैं। कभी भी किसी चीज के लिए रश्मि को बोलती भी नहीं है। ज्यादातर घर के काम तो खुद ही निपटा लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं तो पहले से ही कर रही थी, तो मुझे अभी क्या। जब तक काम बनता है मुझसे तो मैं करूंगी। खास करके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ट्यूशन ले जाना ले आना, सब्जियां लाना, घर के राशन पानी की सारी लिस्ट बनाना, पौधों में पानी डालना, ये छोटे छोटे काम ऐसे थे जो रश्मि को नजर ही नहीं आते थे। उसे तो किचन का काम ही काम दिखता था। लगता था कि किचन में काम करो तो बस वही काम है। सो, सोचते हुए रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। ये जानकर कि बहू उनसे तंग आकर अलग होना चाहती। उन्होंने उमा जी से पूछा, फिर बहन जी अब क्या करें? ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी कि मैं अपने इकलौते बेटे और बहू से अलग होकर रहूंगी। समाज और दुनिया का उंगलियां उठेंगी ही। फिर उमा जी ने रुक्मिणी जी को कुछ बताया और अगले दिन ही रुक्मिणी जी अपने बेटे आलोक से ये कहकर पति के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई कि उनकी सहेली 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही है। कई जगह घूमने का भी प्लान है, इसलिए हम लोग भी उनके साथ ही चले जाते हैं। सास के जाने की बात सुनकर रश्मि बहुत खुश हो गई और तुरंत ही अपने माँ को फोन करके बोली, माँ, अच्छा हुआ, फिलहाल तो घर में बहुत शांति है। कम से कम ये बुढ़िया 1 महीने के लिए तीर्थ पर तो गई। मैं तो चाहती हूँ 2-3 महीने वहीं रह जाए। कम से कम चैन की रोटी तो खाऊंगी। सही कह रही है रश्मि तू। जब तक तेरी सास नहीं है तब तक तू जी ले अपनी जिंदगी। कर ले जितने मजे करने हैं। फिर तो तेरे ऊपर पाबंदियां लग ही जानी है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पाबंदी नहीं होती है। बस दिन भर की किचकिच मुझे पसंद नहीं आती है। ठीक है, अब तो नहीं है ना, तब तक तुम कर लो मजे। जब तेरी सास आ जाएगी तो देखा जाएगा। हाँ माँ, सच में। अब रश्मि बिल्कुल ही आजाद थी। ना सुबह कोई उठाने वाला था और ना किसी का डर था। सुबह लेट उठती। अक्सर लेट उठने के कारण बच्चों के स्कूल में भी लेट होने लगता।
रश्मि जल्दी जल्दी उन्हें तैयार भी करती, नाश्ता भी बनाती, टिफिन भी देती, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना था। बहुत बड़ी आफत हो गई थी उसके लिए। वो अपने पति आलोक से कहती, आलोक, मैं जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर रही हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़कर तो आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा भी नाश्ता बना देती हूँ। रश्मि, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें पता है ना मेरे पास सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। मैं अपने ऑफिस का काम देख लूँ, यही बड़ी बात है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाओ, मेरे भरोसे मत रहा करो। आलोक, अभी घर का सारा काम भी तो पड़ा है, मैं छोड़ने चली जाऊंगी तो सारा काम पड़ा न रह जाएगा, फिर बच्चों को लाने का समय भी हो जाएगा, कैसे करूंगी मैं इतना सब कुछ। आलोक चिढ़ गया, वो मैं नहीं जानता भाई, वो तुम्हें मैनेज करना है, चाहे तुम जैसे भी करो, इतना ही काम रहता है तो सुबह जल्दी उठा करो, इतना लेट क्या जरूरत है उठने की। कहते हुए आलोक अपने ऑफिस की तैयारी में लग गया था। बस इसी बात पर रश्मि आलोक पर भड़क गई। दिन भर तो काम करती रहती हूँ, एक बार बिस्तर छोड़ दो तो सीधे रात को ही बिस्तर पर जाने का मौका मिलता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरे दिन घर में रहकर पड़ी रहती पलंग पे। एक दिन घर में रहकर देखना कि मैं क्या करती हूँ। चलो मान लो मैं नहीं देखता हूँ, तुम दिन भर काम करती हो ये भी मान लेता हूँ। अब जाओ, बस छूट जाएगी, बच्चों को छोड़ कर आओ। रश्मि ने घड़ी में देखा, 7 बजने वाले थे, बस आने ही वाली थी या आ चुकी होगी, भगवान जाने। सोचते हुए वो बच्चों को पकड़कर भागती हुई सी बस स्टॉप पर गई। बच्चों को छोड़कर वापस आई, सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला कि आलोक नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। अब उसका नाश्ता। रश्मि भागते हुए फिर किचन में गई, फटाफट नाश्ता बनाकर आलोक को दिया। आलोक के जाने के बाद रश्मि ने घड़ी देखी तो 8:30 बज चुके थे। 6 बजे की उठी रश्मि अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पी पाई थी, और वैसे तो रोज चाय भी पी लेती थी, आज तो बेचारी को चाय भी नहीं मिली थी। अब जाकर वो खुद के लिए चाय बनाएगी तब पिएगी। चाय पीने के बाद दोबारा से अपने काम में लग गई। किचन समेटकर, बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा करके नहाते नहाते उसे 11 बज गए। 12 बजे तो उसकी पूजा होती थी, फिर एक ही बार में चाहे उसे नाश्ता कहो या खाना कहो, 12:30 बजे ही होता था। जैसे वो खाना खाकर लेटने की सोच रही थी कि तभी उसे याद आया कि अभी तो उसे कपड़े भी लगाने हैं। घड़ी में देखा, 1:30 बज गया, बच्चों को भी लाना था, सोने का भी टाइम नहीं था, इसलिए भागकर वो कपड़े मशीन में डाले। अभी कपड़े धोने में और सुखाने में इतने में बच्चों का टाइम भी हो ही गया था। दोबारा से फिर वो बस स्टॉप पर गई, बच्चों को लेकर आई। आने के बाद फिर वही काम। मतलब पूरा दिन रश्मि का ऐसा हो गया था कि रुक्मिणी जी के घर पर रहने पर तो जो वह आराम से 2-3 घंटे सो लेती थी, अब उसका लगभग सोना ही बंद हो गया। दिन में ना सो पाने की वजह से वह कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई। ऊपर से आलोक से उम्मीद थी कि सुबह शाम घर का कुछ न कुछ काम करवाएंगे, तो आलोक ना पहले काम करवाते थे और न ही आज काम करने को तैयार थे। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगे। एक तो काम, ऊपर से मानसिक टेंशन। रश्मि तो पागल से होने लग गई। शाम को रश्मि की माँ का फोन आया। वो बोली, रश्मि क्या बात है बेटी, सास के जाने के बाद तो तू कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई है। इतना फ्री हो गई है कि अपनी माँ से भी फोन के लिए तुझे समय नहीं मिल रहा। क्या तेरा मन नहीं करता मुझसे बात कर ले थोड़ी देर। कहाँ गई थी। अरे कहाँ जाऊंगी माँ, ये पूछो कि कैसी हो। मेरी तो हालत खराब हो गई है, 1 मिनट भी आराम करने को नहीं मिल रहा है, पूरा दिन गधे की तरह भाग दौड़ करते रहो। ऊपर से आलोक है कि एक भी मदद करने को तैयार नहीं है। उनकी माँ ने उन्हें बिगाड़ रखा है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। सबसे ज्यादा काम तो बच्चों का ही है माँ। तो फिर अरे पहले भी तो करती होगी ना तू। नहीं माँ, ये सब काम तो माँ जी संभालती थी ना। छोड़ ना बेटी अपनी माँ जी को, उनका क्या है, वह कौन सा तुम्हारे बच्चों को संभालेंगी। जब उनसे अलग ही होना है तुझे तो तू धीरे धीरे आदत डाल ले, एक बार तेरी आदत बन जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। माँ की बात सुनकर रश्मि एक बार फिर से एनर्जी से भर गई थी और दोबारा से वह घर के काम करने में लग गई। शाम का चाय पानी, मंदिर में दिया बाती, सब्जी काटना, खाना बनाना, ये छोटे छोटे काम जो ज्यादातर रुक्मिणी जी ही करती थी, अब यह सारा काम अकेले रश्मि को करना पड़ रहा था। रात को जब रश्मि बिस्तर पर जाती तो जाते ही थकान के मारे तुरंत सो जाती थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसके दिमाग में ये बात ना आई थी कि एक मेड रख ली जाए ऊपरी काम के लिए, लेकिन आलोक ने मना कर दिया था। आलोक का कहना था कि इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा कि तुम मेड रख लो। वह बेचारी माँ से बातें करने के लिए जब फोन हाथ में उठाती तो फोन हाथ से लगभग छूट ही जाता था। एक तो दोनों बच्चे छोटे, ऊपर से घर का सारा काम अकेले करना, बहुत बड़ी आफत हो गई थी।
एक दो दिन तक तो रश्मि ने काम को अच्छे से संभालना चाहा, लेकिन आखिरकार वो थकी गई और अपनी माँ से बोली, माँ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ, वो 10 की बजाय 20 खाए, फिर भी मैं इतना नहीं थकूंगी जितना मैं यहाँ पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते थक जाती हूँ। सोच ले बेटी, तेरी जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। दो दो लोगों का काम अकेले कैसे संभालूंगी? ऊपर से बच्चे छोटे हैं। इससे अच्छा तो कम से कम घर में माँ जी थी तो आधे से ज्यादा काम तो वही कर लेती थी। मुझे उनको बस सुबह शाम खाना ही तो देना पड़ता था। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसी कैसी बातें कर रही तुम? 10-10 रोटी तो वो दोनों पति पत्नी सुबह शाम खाएंगी। कितना बनाएगी तू आखिर? रोटियां बनाते बनाते थक जाएगी। अरे माँ, वो 10 की बजाय 20 भी खा ले, फिर भी मैं इतना नहीं थकूंगी जितना मैं यहाँ पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते थके जा रही हूँ। सोच ले बेटी, जिंदगी भर के लिए फिर सास ससुर के पास रहना होगा। हाँ माँ, सोच ली, मुझसे नहीं होगा अकेले पूरे परिवार संभालना। माँ जी थी तो कम से कम बच्चों को तो संभाल ही लेती थी। बच्चों के लिए मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। उनके रहने पर तो मैं सच में थोड़ा फ्री हो भी जाती थी। अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है माँ। अच्छा हुआ जो मैंने अलग होने वाली बात पहले तुमसे ही बताई थी। और भगवान का भी बड़ा एहसान है मुझ पर, जो समय रहते उन्होंने माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। अगर माँ जी तीर्थ यात्रा पर नहीं गई होती तो शायद मैं उनसे अब तक अलग होने की बात कह भी चुकी होती। ये सोचो, अगर मैं अलग हो गई होती और उसके बाद जाकर मेरी अकल ठिकाने आती, तो फिर मैं किस मुंह से कहती उन्हें एक घर में आकर रहने के लिए फिर से? फिर तो वो यही कहती ना, काम करना पड़ रहा है तो एक घर में रहने की बात सोच रही बहू। मैं अलग नहीं होंगी माँ, मैं समझ गई हूँ। भले ही वो कितना भी खाए पिए, कम से कम काम भी तो उतना ही कर लेती हैं। बेटी की बात सुनकर उमा जी मुस्कुरा उठी। चलो, जैसे भी तुम ठीक समझो। कम से कम बेटी के दिमाग से अलग होने का भूत तो निकला। चाहे काम के ही चलते, कम से कम वो अपनी सास को अपने साथ रखने के लिए तैयार तो हुई। उमा जी बोले, बेटी तू ये सोच कि अभी तो तू स्वस्थ है, इसके बाद भी तेरी यह हालत है। भगवान न करे, अगर कल को तू बीमार हो जाती तो फिर एक गिलास पानी भी देने वाला तुझे कोई ना होता। तेरे पति को, तेरे बच्चों को कौन संभालता? तेरे घर को कौन देखता? बेटी, बड़े बुजुर्गों की रोटियां नहीं गिनते। घर के बड़े बुजुर्ग घर के मेन दरवाजे होते हैं। जब तक दरवाजा रहता है तब तक घर में धूल मिट्टी बुरी बला अंदर नहीं आ सकती है। और जब यही दरवाजा हटा दो तो पूरा घर ही खुला का खुला हो जाता है। अनाथ हो जाता है अनाथ, जिसमें जो चाहे आसानी से घुस जाए। माँ की बात अब रश्मि अच्छी तरह से समझ गई थी। उसने कहा, माँ कुछ भी हो, ये तो बहुत सही हुआ कि समय रहते वो लोग तीर्थ यात्रा पर गए। कम से कम मेरी अकल तो ठिकाने आ गई। मैं समझ गई अकेले रहने के सुख और दुख। चलो माँ, मैं जा रही आलोक को बोलने की वह अभी अपनी माँ को फोन करे और उनको घर आने के लिए बोले, क्योंकि उनके बिना मेरा घर खुला है, मेन दरवाजा गायब है ना माँ। बेटी की समझदारी वाली बातें सुनकर उमा जी मुस्कुरा दी और भगवान का शुक्रिया किया कि बेटी को समय रहते अकल आ गई। अब उन्होंने रुक्मिणी जी को फोन लगाया और सारी बातें बताते हुए उनसे कहा, बहन जी अब आलोक का फोन आपके पास जाने ही वाला है, लेकिन एक बात है, आप रश्मि को कभी ये मत एहसास होने दीजिएगा कि आप उसकी सारी बातें पहले से ही जानती थी। मैंने आपको सब कुछ पहले से ही बता दिया था। नहीं बहन जी, कभी भी नहीं पता होने दूंगी। लेकिन एक बार मैं आपका धन्यवाद तो जरूर करूंगी, आपने मेरा घर तोड़ने से जो बचा लिया। सच में अगर आपके जैसी माँ हर लड़की की माँ हो तो शायद हमारे जैसे बूढ़े ना वृद्धाश्रम में जाएंगे, ना बहू बेटे से अलग होकर अपनी रोटियां बनाएंगे। बहन जी, आपने सच में मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे उपकार नहीं बहन जी, मैंने अपनी परवरिश की लाज रखी है, लाज। फिलहाल ये सब छोड़िए, आप तो अपने घर जाने की तैयारी करिए। कहते हुए उमा जी ने फोन रख दिया। आज रुक्मिणी जी भी बहुत खुश थी, उनका परिवार टूटने से तो बच गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी अल्लड़ बहू। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी आपको कहानी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।